हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम डिस्कशन करेंगे कन्फर्मेशंस पे, कन्फर्मर्स पे या रोटामर्स पे। देखिए, ये क्या चीज है पहले वो देख लीजिए। स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन अराउंड सी सिंगल बॉन्ड। मतलब कि कन्फर्मर्स शो करने के लिए या इस टाइप के अरेंजमेंट शो करने के लिए मॉलिक्यूल में सी सिंगल बॉन्ड सी होना चाहिए। अगर वहां पे सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से कन्फर्मर्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है तो यहाँ पे मूवमेंट अलाउड नहीं है, ये रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर हम इस कार्बन की पोजीशन फिक्स रखें तो इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है अलग अलग डिग्रीज पर। मॉलिक्यूल की बजाय ये जो कार्बन वाला जो एटम है ये रोटेट कर सकता है। फाइन, तो मान लीजिए इसको अगर आप फिक्स रख दें तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन इस सिंगल बॉन्ड के वाया रोटेट कर सकता है। आप घर पे भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप दो पेज लीजिए सिंपल, उनमें आप पेंसिल डाल दीजिए और एक पेपर को पकड़कर दूसरे पेपर को आप घुमाएंगे तो वो मूव कर जाएगा। लेकिन वहीं पे उन दोनों के बीच में आप दो पेंसिल डाल दीजिए होल करके, और अब आप एक पेज को पकड़कर दूसरे पेज को मूव करने की जब आप कोशिश करेंगे तो वो मूव नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इस वजह से कन्फर्मर्स इनमें नहीं मिलते। तो कन्फर्मर्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई एल्केन्स की। अब कैसे वो देखिए, हम कन्फर्मर्स पढ़ते हैं इथेन के, क्योंकि मीथेन में तो एक ही कार्बन है, एटलीस्ट दो कार्बन होने चाहिए। इथेन आप अच्छे से जानते हैं, एक कार्बन पर 3 एच होते हैं और दूसरे कार्बन पर भी 3 एच होते हैं। फाइन, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल आपको नीचे नजर आ रहा है ये इथेन ही है। देखिए, ये वो एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये 3 एच जुड़ रहे हैं और यहाँ पे भी 3 एच जुड़ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वो कार्बन है, ये 3 एच यहाँ पे जुड़ रहे हैं और 3 एच यहाँ पे जुड़ रहे हैं। फाइन ना। नाउ ये वाला जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मतलब जिस एंगल से आप देख रहे हैं, मतलब देखने का तरीका। तो न्यूमन्स ने जो इथेन को देखने का तरीका बताया उस प्रोजेक्शन को हमने कहा न्यूमन्स प्रोजेक्शन, और सोहर्स ने जो बताया उससे हमने कहा सोहर्स प्रोजेक्शन। चीज एक ही है, इथेन ही है, ये सब इथेन है। नॉर्मली आपने जो इथेन पढ़ा है वो तो सिंपल आईयूपीएसी नेम में जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था तब देखा था, लेकिन हम इथेन को ऐसे भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आप ऐसे फील कीजिए कि ये वाला जो आगे वाला जो कार्बन है इससे 3 एच जुड़े हुए हैं। अब ये जो पीछे वाला कार्बन है जस्ट इस आगे वाले कार्बन के जस्ट पीछे ही होता और आप सामने से देख रहे होते। मैं फिर बोलता हूं, ये है, इसके पीछे ये वाला बॉन्ड आपको नजर ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि इस वाले कार्बन के जस्ट पीछे ये वाला कार्बन होता। तो इस एच के पीछे ये वाला एच होता, इस एच के पीछे ये वाला एच होता और इस एच के पीछे ये वाला एच होता। आप यहां देख सकते हैं ये जो व्हाइट वाली लाइंस है ये फ्रंट वाला साइड है, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे, बिल्कुल पीछे आप सामने की तरफ से देख रहे हैं, तो जो पर्पल हाइड्रोजन हैं या जो बॉन्ड्स हैं वो छिप जाते हैं, लेकिन आपको शो करने के लिए मैंने स्लाइटली टिल्ट करते हुए उनको शो किया है। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म भी इथेन के लिए है, और अगर आप इसके लिए बात करें तो ये भी इथेन की फॉर्म है। भाई वही कार्बन है, वही 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, वही कार्बन है, वही 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बॉन्ड यूं है, यहाँ पे देखा जाए तो बॉन्ड कुछ इस तरीके से। क्या डिफरेंस है उसको आप पहले यहाँ चेक कर लीजिए। ये सामने से देखिए, सामने वाला ये व्हाइट ही है सामने वाला, और इसके जस्ट पीछे अगर ये वाला कार्बन इसके पीछे हो तो कार्बन के पीछे कार्बन तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये जो बॉन्ड्स हैं इन बॉन्ड्स को आप सोचिए जरा कि पीछे से अगर आप देखोगे तो ये बॉन्ड्स यहां नजर आएंगे, यूं नजर आएंगे। फाइन, क्योंकि इसके पीछे अगर ऐसे के ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे हैं तो पीछे नजर नहीं आते। लेकिन अब की बार ये ट्राइंगल सीधा है और इधर ये ट्राइंगल आप फील कीजिए उल्टा है, तो उल्टा ट्राइंगल आप बनाएंगे तो ये नजर आएगा। अब आप इस चीज को देखिए, यहाँ पे फ्रंट वाला व्हाइट और ये बैक वाला पीछे की तरफ हो गया। ओके, ये भी इथेन ही है, ये कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन हो गए, फिर पीछे कार्बन छुपा हुआ है उससे 3 हाइड्रोजन है। लेकिन ये जो दो फॉर्म्स हैं इन दोनों फॉर्म्स में से इसको एक्लिप्स फॉर्म कहते हैं और इसको स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। एक्लिप्स का मतलब होता है जब एंगल आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन जो है इसे जिसे हम डायहेड्रल एंगल कहते हैं वो 0 डिग्री हो, मतलब एक के पीछे एक हो, बिल्कुल। तो ये फॉर्म कहलाती है एक्लिप्स फॉर्म। ये हाईली अनस्टेबल होगी क्योंकि इन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होंगे उनके बीच में बहुत रिपल्शन होंगे, और उस रिपल्शन की वजह से जो आपका मॉलिक्यूल है कंपैरेटिवली अनस्टेबल होगा या उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जबकि यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये वही डायहेड्रल एंगल पर्पल और व्हाइट के बीच में मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम एंगल 60 का ही हो सकता है, क्योंकि इससे आप आगे इसको आप लेके जाओगे तो ये फिर इसके नजदीक आने लग जाएगा, तो वापस एंगल 60 से कम होने लग जाएगा। तो मैक्सिमम 60 है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये टोटल देखें तो टोटल देखिए 6 लाइंस नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6, और 360 से 6 को डिवाइड कर दीजिए तो 60 आ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60।
तो 60 मैक्सिमम एंगल हो सकता है, मिनिमम 0 डिग्री हो सकता है। तो 0 डिग्री जब आए तो आप समझ जाइए वो एक्लिप्स फॉर्म है, अनस्टेबल फॉर्म है, स्टेबिलिटी के मामले में पीछे है। और 60 डिग्री आए तो आप समझ जाइए वो स्टैगर्ड फॉर्म है और रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि वहां पे इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उनके बीच में गैप हो गया है, तो रिपल्शंस कम होते हैं। इन्हीं रिपल्शंस को हम टोर्सियोनल स्ट्रेन भी कहते हैं। वो अभी हम आगे डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तब उसमें भी आ जाएगा। फाइन, तो ये जो प्रोजेक्शन है ये प्रोजेक्शन कहलाता है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, और ये जो प्रोजेक्शन है ये प्रोजेक्शन कहलाता है सॉहर्स प्रोजेक्शन। चीज एक ही है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये यूं ये यूं, राइट। बस इसको मैं इस तरीके से घुमा दूं कि ये वाले बॉन्ड्स के पीछे वाला जो कार्बन इसके जस्ट पीछे आ जाए, तो सामने से आपको नजर नहीं आएगा, तो कार्बन छिप जाता है, सिर्फ ये बॉन्ड्स नजर आते हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो न्यूमैन्स, और यूं अगर हम देखें तो सॉहर्स प्रोजेक्शन कहलाता है। फाइन, स्टेबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया, स्टेबिलिटी का रीजन भी मैंने बता दिया कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों और ये कम स्टेबल क्यों। एंगल के बारे में बता दिया, आगे और पीछे वाले हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल, डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब आपसे पूछा जाता है कि तब क्या होगा जब एंगल ना तो 0 डिग्री हो ना 60 डिग्री हो। तो 0 से 60 के बीच में भी तो एंगल्स होंगे। मान लीजिए जैसे ये जो पर्पल आपको नजर आ रहा है, मैं एक रफ बनाता हूं, आप देखिएगा। मान लीजिए जैसे ये है, ये तो आगे वाला ले लेते हैं हम, या मैं इसको व्हाइट से ही बनाता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। या देखिए ये आगे वाला तो ले लिया, राइट। अब पर्पल से अगर मैं पीछे वाला बनाऊं तो आप देखिए जरा, यहाँ पे आपको एक चीज फील होगी कि इस जगह पर एंगल ना तो 0 डिग्री है और ना पूरा 60 डिग्री है, 0 से तो ज्यादा है, राइट। लेकिन जो थीटा है वो 0 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 60 डिग्री से कम है, क्योंकि 60 तो आया ही नहीं है। तो 0 डिग्री से अगर ज्यादा हो और थीटा लेकिन 60 डिग्री से कम हो, तो ये जो फॉर्म होती है ये फॉर्म कहलाती है स्क्यू फॉर्म। कौन सी फॉर्म? स्क्यू फॉर्म। इसके बारे में मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो स्क्यू फॉर्म एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में आने वाली इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स वाली फॉर्म्स होती है, उन्हें हम स्क्यू फॉर्म कहते हैं। यानी स्क्यू फॉर्म में एंगल 0 से तो ज्यादा होगा लेकिन 60 से कम होगा। और ये स्क्यू फॉर्म्स कितनी हो सकती है? तो आंसर इज इनफाइनाइट। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में कितने एंगल्स आ सकते हैं, तो मैक्सिमम लोग तो कहते हैं, कोई कहता है 59, कोई कहता है 60। आप 1 का क्यों डिफरेंस देख रहे हैं? डिफरेंस और छोटा भी हो सकता है, 0.5 का हो सकता है, 0.1 का हो सकता है, 0.001 का हो सकता है, 0.00001 का हो सकता है। तो 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, इन दो एक्सट्रीम केसेस के बीच में, एक्लिप्स और स्टैगर्ड दो एक्सट्रीम केसेस हैं, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स हो सकते हैं, और उन्हीं सभी इनफाइनाइट फॉर्म्स को हम स्क्यू फॉर्म्स कहते हैं। उनका एंगल 0 से ज्यादा और 60 से कम होगा। उनकी स्टेबिलिटी एक्लिप्स से तो ज्यादा होगी लेकिन स्टैगर्ड से कम होगी। फाइन, तो शायद ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं, आप इन्हें पढ़िए, मैं भी रीड करता हूं, आपको एक एक पॉइंट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको नई बात होगी तो मैं समझा दूंगा। पहली बात, there are infinite number of conformers of ethene। बिल्कुल सही है, इनफाइनाइट ही होंगे। क्यों होंगे इनफाइनाइट? क्योंकि एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड जो एक्सट्रीम केसेस के बीच में तो इनफाइनाइट एंगल्स हो सकते हैं ना, तो इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स बन सकते हैं। नंबर 1 सही है। One such conformation in which hydrogen atoms attached to two carbons are close together as possible as, ठीक है ना, जितने पॉसिबल वो हो, जितने क्लोज वो हो, राइट, या जितने मैं ये कहूं कि जितने क्लोजली वो पास रहे, यानी कि एंगल आप क्या कहेंगे उस केस में? आप एंगल कहेंगे 0 डिग्री, करेक्ट। तो हम ये कहेंगे कि आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन जुड़े हाइड्रोजन जितने क्लोजेस्ट हो एकदम, यानी उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो, तो वो फॉर्म कहलाती है एक्लिप्स फॉर्म। फाइन। और अगर उनके बीच में एंगल मैक्सिमम हो, या हम ये कह सकते हैं आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, तो तब हम कहेंगे स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, और वहां एंगल होता है 60 डिग्री। Any other intermediate conformation is called skew conformation. Done. The angle of rotation about CC bond is called dihedral angle. दो CC जो CC bond है उनके अराउंड जब आप मॉलिक्यूल या जो बॉन्ड्स घूमते हैं, तो उससे जो एंगल उन आगे और पीछे वाले बॉन्ड्स के बीच में बनता है उसे डायहेड्रल एंगल कहते हैं, टोर्सियोनल एंगल भी कहते हैं। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे और पीछे वाले जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होते हैं बॉन्ड्स के, उनके बीच में रिपल्सिव इंटरैक्शंस होते हैं, और उसी रिपल्सिव इंटरैक्शन को हम टोर्सियोनल स्ट्रेन कहते हैं, राइट। जितना थीटा कम होगा, आगे पीछे वाले जो हाइड्रोजन है वो उतने ज्यादा पास होंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स उतना अच्छा रिपल्शन करेंगे, और जितना अच्छा रिपल्शन करेंगे उस कन्फॉर्मेशन की या उस कन्फॉर्मर की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो थीटा जितना कम होगा स्टेबिलिटी भी उतनी कम होगी, क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद
जो फॉर्म्स होती हैं, दो एक्सट्रीम फॉर्म्स जो हैं स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है वो बहुत कम है, 12.5 किलो जूल पर मोल। ये बहुत कम गैप है। ये इतना कम गैप है कि एक इथेन का मॉलिक्यूल जब दूसरे इथेन के मॉलिक्यूल से टकराता है, एक दूसरे से जब ये कोलिजन करते हैं, तो उस कोलिजन से इतनी एनर्जी अचीव हो जाती है। इसीलिए ये सारे कन्फॉर्मर्स नेचुरली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं नेचुरली, एक दूसरे से कोलाइड कर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम फॉर्म इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 12.5 किलो जूल पर मोल, विच इज वेरी स्मॉल। इसी वजह से ये एक दूसरे में इजीली इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, और उसी वजह से इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट और आइसोलेट डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन। इसीलिए इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, चाहे स्टैगर्ड फॉर्म हो चाहे एक्लिप्स फॉर्म हो, ये सब एक साथ ही होती हैं, और इन्हें एक दूसरे से आइसोलेट करना, सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप्स काफी कम हैं, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए इनको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इंटरनली एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके इतनी एनर्जी अचीव कर लेते हैं और एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट दी कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मेशंस या रोटामर्स। ओके, तो आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस ध्यान रखिए, एक्लिप्स और स्टैगर्ड में एंगल का क्या केस है, स्टेबिलिटी का क्या केस है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में कैसे शो करना है और सॉहर्स प्रोजेक्शन में कैसे शो करना है, और कुछ डेफिनेशंस जैसे डायहेड्रल एंगल, टोर्सियोनल स्ट्रेन, या फिर आपसे स्टैगर्ड की पूछ ली डेफिनेशन या एक्लिप्स की पूछ ली। बस इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।